हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम अभी मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं समुच्चय। तो अभी तक हमने समुच्चय के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुका है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। अभी हम समुच्चयों पर संक्रियाएं पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा चल रहा है समुच्चयों पर संक्रियाएं में समुच्चयों का सम्मिलन हम देख रहे थे। परिभाषा हमने देख ली थी कि अगर ए और बी दो समुच्चय हमारे पास है तो ए सम्मिलन बी क्या होता है, मतलब ए के सारे अवयव लेंगे और बी के सारे अवयव लेंगे, उन दोनों का समुच्चय होता है ए सम्मिलन बी। एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए है 1 2 3 4 और बी हमारे पास है 3 4 5 6, इनका समुच्चय। तो ए सम्मिलन बी आपका होता है ए सम्मिलन बी आपका होगा ए के सारे अवयव जो कि 1 2 3 और 4, फिर बी के सारे अवयव। ध्यान देंगे कि 3 और 4 ए में भी है और 3 और 4 बी में भी है, तो इसलिए बी के लिए 3 और 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समुच्चय में हम अवयवों को एक ही बार लिखते हैं, चाहे भले ही वो 2 बार आ रहे हैं। तो इसलिए हम 5 और 6, तो ये ए सम्मिलन बी है। ये पहले भी हम देख चुके थे, बहुत सारे उदाहरण इसके। अभी हम पढ़ेंगे समुच्चय पर सम्मिलन की कुछ गुणधर्म, सम्मिलन संक्रिया के गुणधर्म। तो सबसे पहला हमारे पास है, हम देखते हैं। अगर हमारे पास दो समुच्चय है ए और बी, तो ए सम्मिलन बी बराबर होता है बी सम्मिलन ए के। आप बचपन से मतलब इसको जानते हैं एडिशन के रूप में। जब आप दो नंबरों को जोड़ते हैं ए और बी को, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। इसको क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। इस सम्मिलन संक्रिया में भी ये लागू होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास ए है 1 2 3 और बी है आपके पास 4 5। तो यहाँ पे ए सम्मिलन बी जो हम निकालेंगे, तो वो होगा 1 2 3 4 5 और बी सम्मिलन ए हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए बी सम्मिलन ए हम कैसे लिखेंगे, पहले बी के अवयव लिखेंगे फिर ए के, इसका समुच्चय। तो आपको पता है कि समुच्चय को लिखते समय ये जो क्रम है अवयवों का, ये मतलब इस पर कोई निर्भर नहीं करता। मतलब क्रम अलग भी हो सकता है, तो हम 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं और उसी समुच्चय को हम 4 5 1 2 3 लिख सकते हैं। तो मतलब ये बराबर है ए सम्मिलन बी के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए सम्मिलन बी बराबर होता है बी सम्मिलन ए के। दूसरी जो चीज़ है, अगर हमारे पास 3 समुच्चय है ए बी और सी, तो ये कहता है कि आप पहले ए और एक मिनट, ये काट देता हूँ। ठीक है, तो आप हमारे पास 3 समुच्चय है ए बी और सी, तो आप पहले ए और बी का सम्मिलन लीजिए, फिर जो ए और बी का सम्मिलन है उसका सी के साथ सम्मिलन लीजिए, और या फिर आप पहले बी और सी का सम्मिलन लीजिए और फिर उस पूरे के साथ ए का सम्मिलन लीजिए। तो दोनों केस में बराबर होता है। मतलब अगर आपको 3 समुच्चयों का सम्मिलन निकालना है ए और बी और सी का, तो आप कोई से भी 2 पहले ले सकते हैं, उनका सम्मिलन निकाल सकते हैं और फिर तीसरे के साथ सम्मिलन निकाल सकते हैं। ये हमेशा बराबर ही होता है। ठीक है, तीसरा गुणधर्म है ए सम्मिलन फाई ए होता है। फाई में कोई अवयव नहीं होता, आपको हमें पता है फाई एक रिक्त समुच्चय है। तो जब हम ए सम्मिलन फाई के अवयव लिखेंगे तो ये सारे ए के ही होंगे, फाई का तो कोई अवयव होता ही नहीं। तो
हमें ए ही मिलेगा। ए सम्मिलन ए होता है, ये भी आप देख सकते हैं करके, और यू सम्मिलन ए यू होता है। यू यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये सम्मिलन संक्रिया के 5 महत्वपूर्ण गुणधर्म यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें से ये एक महत्वपूर्ण है, ये दोनों भी, और ये तो खैर आप आसानी से देख सकते हैं। ए सम्मिलन ए होता है और यू सम्मिलन यू होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि समुच्चय के सम्मिलन को वेन आरेख में हम कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये एक समुच्चय है ए, ये जो पूरा वृत्त है, ये जो पूरा वृत्त था ये ए था, और ये जो पूरा वृत्त ये वाला ये बी था। तो अभी ए सम्मिलन बी क्या होगा, ए के सारे अवयव जो कि ये ग्रे कलर का जो रीजन है, और बी के सारे अवयव ये जो ग्रे कलर का बी में भी हमने बना लिए। तो ये जो पूरा है, ये जो पूरा ग्रे कलर का भाग है, ये ए सम्मिलन बी दर्शाता है। वेन आरेख द्वारा ए सम्मिलन बी को हम ऐसे दर्शाते हैं। ये जो पूरा ग्रे कलर का जो भाग है, ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा ग्रे कलर है, इसके ऊपर मैं रेड कर दे रहा हूँ, सॉरी। तो ये आपका ए सम्मिलन भी दर्शाता है, ये जो पूरा शेडेड रीजन है। तो यहाँ तक ए सम्मिलन भी था। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किताब से इसके क्वेश्चंस पर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरी संक्रिया पे, जो कि है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसको हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसको हम दर्शाते हैं ए सर्वनिष्ठ बी। ये इसका सिंबल होता है दर्शाने का, ए सर्वनिष्ठ बी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास ए एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1 2 3 4 5, और बी एक समुच्चय है जिसके अवयव है 4 5 6 7। तो ए सम्मिलन बी होता है उन अवयवों का समुच्चय जो ए और बी दोनों में हो। ठीक है, उन अवयवों का समुच्चय जो ए और बी दोनों में हो। तो यहाँ पर ए में अवयव है 1 2 3 4 5, बी में है 4 5 6 7। तो दोनों में क्या है, 4 और 5, ये 4 और 5 ये दोनों में है। तो इसलिए ए सम्मिलन बी होगा 4 और 5 का समुच्चय। फिर से बता दूं, ए सर्वनिष्ठ, सॉरी माफ कीजिएगा, ए सर्वनिष्ठ बी जो होता है वो होता है उन अवयवों का समुच्चय जो ए में भी हो और बी में भी हो। परिभाषा देख लेते हैं सर्वनिष्ठ की एक बार फिर से। दो समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप में हम लिख सकते हैं इसको, ए सर्वनिष्ठ बी होता है उन सभी एक्स का समुच्चय जहाँ पर एक्स ए का अवयव है और एक्स बी का अवयव है। यहाँ पर ध्यान देंगे, एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स बी में भी होना चाहिए। एक और उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए ए एक समुच्चय है जिसमें अवयव है ए ई आई ओ यू, और बी एक समुच्चय है जिसके अवयव है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ए सम्मिलन भी हमने परिभाषा पढ़ ली है, उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो हम देखेंगे ए और बी में कौन से ऐसे अवयव है जो दोनों में है। ए में है, ए बी में है, तो ठीक है, ए सर्वनिष्ठ बी में हमने ए लिख दिया। उसके बाद ई ए में है, ठीक है, ई बी में भी है तो हमने बी भी लिख दिया। आई ए में है लेकिन आई कहीं बी में नहीं है, ठीक है, तो आई को हम नहीं लिखेंगे। ओ ए में है, ओ बी में नहीं है तो ओ को भी नहीं लिखेंगे। यू ए में है,
यू बी में नहीं है तो यू को भी नहीं लिखेंगे। ऐसे ही बी जो है वो बी में है लेकिन ए में नहीं है, सी भी बी में है लेकिन ए में नहीं है, डी भी बी में है लेकिन ए में नहीं है, एफ भी बी में है लेकिन ए में नहीं है, जी बी में है लेकिन ए में नहीं है, और आपका एच भी बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो इसलिए ए सर्वनिष्ठ बी जो हुआ वो ए और ई का समुच्चय होगा, क्योंकि ए और ई ही केवल दो अवयव हैं जो ए और बी दोनों में। ठीक है, तो ए सर्वनिष्ठ बी लिखते समय आपको इस बात पे ध्यान देना है कि ये उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए और बी दोनों में है। तो ए और बी में जो समान बोल रहा हूँ, ए और बी दोनों में जो अवयव उभयनिष्ठ है उनका समुच्चय। ठीक है, एक और उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए है 1 2 3 4 5 का समुच्चय, बी हमारे पास है 4 और 5 का समुच्चय। एक चीज़ और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बी उप समुच्चय है यहाँ पे ए का, क्योंकि बी के सारे अवयव ए में हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे ए सर्वनिष्ठ बी हम निकालते हैं। ए सर्वनिष्ठ बी बराबर होगा, यहाँ पे देखते हैं, 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 3 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 4 हम लिखते हैं, 4 ए में है और बी में भी है, तो हमने यहाँ ए सर्वनिष्ठ बी में 4 लिख दिया। उसके बाद 5 ए में भी है और बी में भी है, तो यहाँ पे हमने ए सर्वनिष्ठ बी जो हुआ वो 4 और 5 का समुच्चय हुआ, जो कि आप देख सकते हैं बी ही है। तो यहाँ पे हमने एक महत्वपूर्ण रिजल्ट मिला यहाँ से हमको कि यदि बी उपसमुच्चय है ए का तो ए सर्वनिष्ठ बी ही होता है। ये आप याद रखेंगे, ये आगे क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं 1-2। यदि बी उपसमुच्चय है ए का तो ए सर्वनिष्ठ बी ही होता है। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं असंयुक्त समुच्चय। ये देखते हैं असंयुक्त समुच्चय होता क्या है। अगर दो समुच्चयों ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि मान लिया हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी, और दोनों में कोई अवयव ऐसा है ही नहीं जो दोनों में हो। एक उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए आप। उसके लिए पहले मान लीजिए हमारे पास ए है ए बी सी डी का समुच्चय और बी है आई जे एच एम का समुच्चय। तो ए सर्वनिष्ठ बी क्या होगा, यहाँ पे हमें देखने हैं कौन सा अवयव है जो दोनों में है, लेकिन ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दोनों में हो। ए में है लेकिन बी में नहीं है, ऐसे ही बी ए में है लेकिन बी में नहीं है, सी ए में है लेकिन बी में नहीं है, डी ए में है लेकिन बी में नहीं है, ऐसे ही आई जे एच एम बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो जब हम ए सर्वनिष्ठ बी निकालेंगे तो उसमें कोई अवयव होगा ही नहीं, और जिस समुच्चय में कोई अवयव ना हो उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, फाइ से दर्शाते हैं, आपको पता है। तो असंयुक्त समुच्चय वो होते हैं जिनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ ना हो, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर ए सर्वनिष्ठ बी फाइ हो तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। यह आप याद रखिएगा, असंयुक्त समुच्चय। अगर ए सर्वनिष्ठ बी फाइ हो तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। यहाँ पर ए और बी असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है, ये आप अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे कि सम्मिलन संक्रिया के गुणधर्म देखे थे, ऐसे ही अब सर्वनिष्ठ संक्रिया के गुणधर्म देखते हैं। ठीक है, तो पहला गुणधर्म है ए सर्वनिष्ठ बी बराबर होता है बी सर्वनिष्ठ ए के। ये मतलब ऐसे ही जैसे सम्मिलन में हमने किया था, हमने दो समुच्चय लिए थे ए और बी, तो ये तो आप ए सर्वनिष्ठ बी निकाले या फिर आप बी सर्वनिष्ठ ए निकाले, समुच्चय वही रहना है, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों के जो वो अवयव लिखने हैं जो दोनों में हो, और वो दोनों के इसमें
बराबर ही होंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास तीन समुच्चय है ए, बी और सी, और हमें तीनों का सर्वनिष्ठ निकालना है, तो आप पहले ए और बी का सर्वनिष्ठ निकालें, फिर उसका सी के साथ सर्वनिष्ठ निकालें, और या फिर पहले बी और सी का निकालें फिर उसका ए के साथ सर्वनिष्ठ निकालें। तो दोनों केस में रिजल्ट हमारे पास बराबर ही आता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास तीन समुच्चय हैं ए, बी और सी, तो आप कोई भी दो पहले ले सकते हैं, उनका सर्वनिष्ठ निकाल सकते हैं, फिर तीसरे के साथ उसका सर्वनिष्ठ निकाल सकते हैं। मतलब आपका जो रिजल्ट होगा वो हर बार बराबर होगा। फाई सर्वनिष्ठ ए बराबर फाई होता है। फाई में आपको पता है कोई अवयव नहीं होता, ए के साथ उसका सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो डेफिनेटली सीधी सी बात है फाई ही आएगा, क्योंकि फाई में कोई अवयव ही नहीं है, तो ए सर्वनिष्ठ बी में भी कोई अवयव नहीं होगा। ये भी आप देख सकते हैं कि यू सर्वनिष्ठ ए होता है, ए सर्वनिष्ठ ए होता है, ये भी आप करके देख सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण और थोड़ी अलग सी प्रॉपर्टी है कि ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन सी, बी सम्मिलन सी बराबर होता है ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन ए सर्वनिष्ठ सी के। ये होता है आप कोई भी तीन समुच्चय, आसान से समुच्चय ए, बी और सी से लेकर इसको सिद्ध कर सकते हैं। और बाकी आप इसको याद रखिएगा, ये आगे प्रश्न इसके ऊपर आ सकते हैं। अभी वेन आरेख द्वारा सर्वनिष्ठ को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं वो देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक समुच्चय है ए, और ये पूरा वृत्त है, ये जो हमारे पास समुच्चय बी। हमने बताया था वेन आरेख में समुच्चय को वृत्त से प्रदर्शित करते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय को आयत से। तो ये बाहर वाला जो समुच्चय है ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय यू है, ये वाला वृत्त ए है और ये बी है। तो यहाँ पे ए सर्वनिष्ठ बी हमको दिखाना है, तो वो रीजन हमको चाहिए जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो मतलब ये वाला रीजन, ये जो रेड कलर है इसके ऊपर मैं भी ब्लू पेंसिल से जो लिख रहा हूँ, ये वाला कॉमन रीजन है दोनों में, ये आपका होगा ए सर्वनिष्ठ बी। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। आप अब इनके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज आपको जल्दी मिलती रहे। थैंक यू।